हाय गाइस, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में जानने से पहले हम रिसर्च के स्टेप जान लेते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस पर चलेंगे और उसके बाद मैं आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में बताऊँगी। ओके, तो बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बात करते हैं रिसर्च के स्टेप की, तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है समस्या को ढूंढना। ओके, तो देखिए, समस्या को ढूंढकर हम जब भी समस्या तय करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने किसी परिस्थिति को देखा, आपको पता चला कि ये कोई समस्या है, इसके रिलेटेड आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। इन क्वेश्चंस को मिलाकर आप एक बड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं जिसको आप टॉपिक बोलते हैं। ओके, तो ऑलवेज याद रखना कि समस्या कथन जो होता है वो प्रश्नार्थ के रूप में होता है। क्वेश्चन भी आ चुका है इसके बारे में कि जो समस्या कथन होता है वो क्या होता है, प्रश्नार्थ के रूप में होता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, उसके बाद हमने समस्या तो हमने तय कर दी, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर बनाते हैं, मतलब संदर्भ साहित्य की समीक्षा करते हैं। संदर्भ साहित्य की समीक्षा के अंदर क्या आएगा कि पिछले भूतकाल में, मतलब कि पास्ट में जो भी आपने जो समस्या ली है उसके रिलेटेड कोई रिसर्च हुआ है। ओके, तो उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को लेकर उनकी समीक्षा करेंगे और उनके बेस पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब जब तीसरे स्टेप पर आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, उसके बेस पर आप क्या करोगे, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करोगे, डिफाइन करोगे। ओके, मतलब कि जो भी वेरिएबल जिसको हम चर बोलते हैं। ओके, तो जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, कंट्रोल वेरिएबल, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल आते हैं। तो मुख्य रूप से हम तीन वेरिएबल की वहाँ पर बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर सिर्फ क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफेक्ट होती है। ओके, अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, उसमें हम जोड़ तोड़ कर पाते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर हम कभी भी जोड़ तोड़ नहीं करते। ओके, क्योंकि वहाँ पर तो हमें इफेक्ट चेक करनी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ओके, कंट्रोल वेरिएबल ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनको क्या है, जिनको हमें उनकी हमारे रिसर्च के अंदर हमें क्या, उन पर रिसर्च नहीं करना है, मतलब कि उन पर हमें कोई रिसर्च नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर देते हैं, उनकी इफेक्ट को नहीं चेक करना है। ओके, इसी वजह से हम उनको कंट्रोल कर देते हैं। वैसे होते हैं कंट्रोल वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि उनकी इफेक्ट को हमें चेक नहीं करना है, इसीलिए हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए हम उनको कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए, हमने वेरिएबल भी आइडेंटिफाई कर लिया, डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब देखिए, हाइपोथेसिस जब बनाते हैं, बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हाइपोथेसिस में मैं आपको एक पहले छोटी सी एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर मुझे मान लो कि मैं ये बोलना चाहूँ कि भाई अंकिता है वो सरिता से ज़्यादा सुंदर है। ओके, अब देखिए, ये बात मुझे बतानी, मुझे इन दोनों के, ये सरिता और अंकिता है, इन दोनों की सुंदरता के अगर बारे में मुझे बात बतानी हो तो मैं क्या, तीन बातें बता सकती हूँ। तो पहली बात क्या बताऊँगी, सरिता है वो अंकिता से क्या है भाई, ज़्यादा सुंदर है, ये एक बात बन सकती है। दूसरी बात ये बन सकती है, या तो चलो मान लो सरिता अंकिता से ज़्यादा सुंदर है, अगर ये गलत हो जाता है तो हम ये बता पाते हैं ना कि अंकिता है वो सरिता से क्या है, ज़्यादा सुंदर है। ओके, ये कंडीशन बन सकते हैं ना। और अगर मान लो कि ये भी गलत हो जा रही है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये भी गलत है। ओके, मान लो कि हम अभी जस्ट एग्जाम्पल के रूप में, तो हम ये भी बता सकते हैं कि दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पर हमें तीन कंडीशन जानने को मिलती है। बस इसी तरीके से यहाँ पर हाइपोथेसिस में भी हमें तीन कंडीशन जानने मिलती है। पहली कंडीशन ये जानने को मिलेगी, जो आपने रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर किया है ना, उसके बेस पर जो भी हाइपोथेसिस आपको वहाँ से मिली है, उसके बेस पर आपने जो हाइपोथेसिस ली वो आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस हो जाएगी। वर्किंग हाइपोथेसिस यदि आपको ये बताती है कि ए बी से ज़्यादा है, ओके, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ए बी से ज़्यादा है, ये बताती है आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेंगी, नल हाइपोथेसिस ये कहेगी कि नो डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बराबरी वालों की ही हम टेस्ट करेंगे ना भाई, है ना।
चलो मान लो एक अमीर है और एक गरीब है, तो इन दोनों के बीच में तो टेस्ट करने वाली बात ही नहीं होती है। तो टेस्ट कहाँ पर करेंगे, है ना, सर्च कहाँ पर करेंगे, रिसर्च कहाँ पर करेंगे, तो वहीं पर करेंगे जहाँ पर बराबरी वाले होंगे। तो चले देखते हैं कि भाई इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, दोनों के बीच में क्या सच में दोनों बराबर है या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी है। ओके, तो ये बराबरी वालों में देखी जाती है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनाने का उद्देश्य यही होता है। हम क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि दोनों के बीच में नो डिफरेंस। अब नो डिफरेंस क्यों बताते हैं भाई, ये क्यों नहीं बताते कि दोनों समान है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस है वो ये बताता है कि भाई जीरो डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पर जीरो डिफरेंस, तो उसको हम नेगेटिव वे में लिखते हैं, बोलते हम समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते कि दोनों समान है, दोनों वेरिएबल समान है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो नेगेटिव वे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, नो डिफरेंस। ओके, जैसे कि मान लो कि ए और बी के बीच में नो डिफरेंस, मतलब कि ए और बी के बीच में कोई तफावत नहीं है, अंतर नहीं है, ये लिखते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहली वर्किंग में बताया कि ए बी से ज़्यादा तेज है। फिर हमने नल हाइपोथेसिस में बता दिया कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब तीसरी आपकी बनानी पड़ेगी अल्टरनेटिव, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताएगी भाई, जो आपने पहले बनाई थी ना वर्किंग हाइपोथेसिस, उसके विपरीत बन जाएगी। मतलब क्या बनेगी कि ए जो है वो बी से कम है। ओके, ए बी से कम है, ये बताएगी। ओके, तीनों कंडीशन को हमने समझ लिया, वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव। वास्तव में हम रिसर्च के अंदर दो ही बनाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और अल्टरनेटिव भी बनाते हैं, वर्किंग को नहीं बताते। ओके, लेकिन समझने के लिए हम अगर इसके बारे में समझिए तो हम पहले वर्किंग को देखते हैं, उसके बाद नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस के साथ साथ हम अल्टरनेटिव भी बना लेते हैं कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर पाए। ओके, इसीलिए उसको अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में, वैकल्पिक बोलते हैं। ओके, उसको तो विकल्प के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो चलिए आई होप आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, आपने हाइपोथेसिस तो बना ली। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपको रिसर्च डिज़ाइन बनानी आती। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आपको क्या करना होगा, पॉपुलेशन को ढूंढना होगा। पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे, सैंपल जब लेते हो तो सैम्पलिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके अंदर आपके सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होगी वहाँ पर रैंडमली विधियों का यूज़ किया जाता है। ओके, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं रखा जाता है। ओके, जिसको पक्षपात बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं, ऐसा नहीं रखा जाता। ओके, रैंडमली ही उनको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने चलो सैम्पलिंग भी कर दिया, सैंपल भी तय कर दिया, फिर हम वेरिएबल को उनकी कक्षाओं में रखते हैं, मतलब उनके लेवल में रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उनको अलग अलग कक्षाओं में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल ले लिया जाति, तो जाति के संदर्भ में हमने अगर लिया जेंडर जिनको बोलते हैं ना, तो जेंडर में हम क्या रख सकते हैं, मेल या तो फीमेल, है ना। तो ये हमने उनकी दो कक्षा बनाई। तो हमने जेंडर जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। ओके, और इसके भी दो लेवल बनाए। उसी तरीके से मान लो कि दूसरा वेरिएबल आपका है एरिया। ओके, तो एरिया के मान लो कि आपने दो लेवल में उसको बांट लिया, जैसे कि ग्राम्य और शहरी। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है कि आपके जो भी वेरिएबल होंगे उन वेरिएबलों को आपको उनके अंदर की जो कक्षाएं जितनी बनती है उसके अंदर आपको उसको क्या करना है, उसके अंदर उसको आपको अलग अलग करना होगा। ओके, चलिए इसका भी क्लासिफिकेशन आपने ये भी तय कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेथड तय करते हैं कि कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे। मेथड के बाद हम टूल भी नक्की करते हैं, यानी कि टूल भी तय करते हैं कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है या फिर क्वेश्चनायर लगाना है या फिर इंटरव्यू से आपको डाटा कलेक्ट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम डाटा का एनालिसिस करेंगे।
जब भी हम डाटा का एनालिसिस करते हैं तो तब हमारे पास जो हमने जब डाटा कलेक्ट किया तब हमारे पास जो भी आंकड़े आए होंगे ना वो मिक्स में आए होंगे, लेकिन जब हम उसका एनालिसिस तो हमें करना पड़ेगा, उनको अलग अलग उनके जो भी गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके बेस पर हमें उन डाटा को अलग अलग करना होता है। ओके, तो उनको हम उसका पृथक्करण करते हैं, ये बोल सकते हो। ओके, पृथक्करण करके हम क्या करेंगे, उनको उनका अर्थघटन करेंगे। तो उसके बाद हम ना कोई टेस्ट लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, और जो भी आंकड़े आपको बहुत विस्तृत रूप में मिले हैं उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पर हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि टी टेस्ट लगाते हैं, ओके, जेड टेस्ट लगाते हैं, या फिर अनोवा एफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, ओके, या तो फिर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उनको लगा लेते हैं, और उनको लगाकर आप ना कैलकुलेट वैल्यू को ढूंढते हैं। और कैलकुलेट वैल्यू को ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल वैल्यू के साथ उसको चेक करते हैं। टेबल वैल्यू क्या होगी, तो जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल की जो बुक होती है ना उसके पीछे टेबल दिए होते हैं, तो वो आपकी टेबल वैल्यू होती है। जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने रिसर्च कर करके उन्होंने एक नॉर्म्स तैयार किया है कि भाई ये टेस्ट के लिए इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और वो भी सिग्निफिकेंस लेवल जो होते हैं तो उसी सिग्निफिकेंट लेवल पर इतनी वैल्यू आती है। ये सारा उन लोगों ने, स्टैटिस्टिशियन जो थे उन्होंने रिसर्च कर करके ये सारा वहाँ पर बनाया होता है। ओके, तो उस टेबल वैल्यू के साथ वहाँ पर चेक किया जाता है कैलकुलेट वैल्यू को, और उसके बाद हम तय करते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है या फिर रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई नल हाइपोथेसिस है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन सी हाइपोथेसिस जिसका परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण दोस्तों दो ही हाइपोथेसिस है उसका किया जाएगा। एक तो आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस, अगर वर्किंग हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जा रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो आगे अल्टरनेटिव पर हम नहीं जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, अगर आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया हमने। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन ये बनती है कि नल वर्किंग हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लो कि आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो आपको नल हाइपोथेसिस को चेक करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस को अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर देखना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है या रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, अगर नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर जाना नहीं होगा। ओके, मतलब कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप नल हाइपोथेसिस अगर आपकी रिजेक्ट हो जा रही है तो लास्ट में आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बचती है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग तो वैसे भी पहले से ही रिजेक्ट हुई, तभी तो आपने नल हाइपोथेसिस को देखा। अब नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जा रही तो अब आपके पास एक ही बची ना, और जो बचा उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अब तो ये बात तो हो गई, अभी कैसे एक्सेप्ट होगी वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेट वैल्यू को ढूंढते हैं तो यहाँ पर कंडीशन दो तरह की होती है। एक तो होती है अगर आपकी कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो ऐसे कंडीशन में आपका रिज़ल्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंट आता है। ओके, अब जब रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आएगा तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है, नो डिफरेंस। अगर नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जा रही है तो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो आपकी एरर आएगी। अब देखो एरर कब आती है, जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल को लेते हैं ना तो आपकी एरर आनी तय होती है। एरर भी दो तरह से आती है, एक तो आप पॉपुलेशन में सैंपल लेते हो उस टाइम पर आती है, लेते वक्त आती है। दूसरी ये होती है कि आपके सैंपल के अंदर कोई इश्यू होता है तो उसकी वजह से एरर आती है। तो दो वजह से आपकी एरर आती है। ओके, तो यहाँ पर एरर आनी तय है, जब भी हम पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं तो एरर आनी तय होती है। ओके, एरर को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एरर को हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल है उसको आगे बढ़ाकर या फिर घटाकर हम उसकी जो भी एरर है उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए जो भी फार्मूला वगैरह लगाना होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का वगैरह का, ओके, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन एरर को कभी भी दूर नहीं कर सकते। ओके, ये याद रखना है आपको। अब देखिए क्या होता है,
एरर आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है टाइप 1 एरर, दूसरी होती है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब होगी? जब आपकी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, सही लड़की को रिजेक्ट करोगे तो मतलब टाइप 1 एरर कर दी अपने लाइफ में। ओके, और उसी टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं अल्फ़ा एरर। ओके, ये याद रखिए। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने चलो सही लड़की को तो रिजेक्ट कर लिया, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप गलत लड़की को क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस में भी यही होगा। अगर आप गलत नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो मतलब टाइप 2 एरर हो जा रही है। टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं? बीटा एरर। ओके, यहाँ पर एरर का क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, कैलकुलेट वैल्यू ज़्यादा होगी टेबल वैल्यू से तो रिजल्ट आपका सिग्निफिकेंट आता है। रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है मतलब कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है मतलब कि आपका जो दो वेरिएबल है उनके बीच में डिफरेंस है। ओके, अब देखिए डिफरेंस है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो मतलब कि आपने यहाँ पर टाइप 1 एरर कर दी। ओके, जिसको हम अल्फ़ा एरर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपकी कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है, कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो आपका रिजल्ट जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट आएगा। नॉट सिग्निफिकेंट रिजल्ट का मतलब होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो जा रही है। ओके, नॉट सिग्निफिकेंट मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आएगी, रिजल्ट आपका नॉट सिग्निफिकेंट आएगा। नॉट सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस बताती है नो डिफरेंस, तो एक्सेप्ट हो जा रही है मतलब कि यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, अब देखिए जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जा रही है तो आप कर रहे हैं टाइप 2 एरर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर टाइप 2 एरर को बोलते हैं बीटा एरर। तो ये पूरी कहानी आपको सुना दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारी मेहनत की है आपके सामने और शॉर्ट में ही आपको यहाँ पर 17 मिनट हो रही है, 17 मिनट में आपको पूरी की पूरी कहानी सुना दी। ओके, तो चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर और यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू।